नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में शमशी वंश के विषय में बात किया था और हमने ये देखा था कि किस प्रकार शमशी वंश का अंत होता है और सारी शक्ति बलबन के हाथ में आ जाती है। बलबन कौन था, क्या था, इसके विषय में हम पढ़ते हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए और बलबन के विषय में जाना जाए। उलूग खां नामक एक तुर्क सरदार 1265 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। वो अपने किताबी नाम बलबन के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इसने बलबनी वंश की स्थापना की और बलबन राजपद की शक्ति और प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा। तो ये था बलबन, जिसको अपने राजपद और जो उसकी शक्ति होती है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसको वृद्धि करना, उसको एक अनोखा स्वरूप देना ही बहुत पसंद था। बलबन एक भिन्न विचार का व्यक्ति था। अपने अन्य शासकों की भांति वो राजत्व और राजस्व के सिद्धांत को बहुत महत्व देता था और वो अपने आप और अपनी राजत्व और उसकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो हर प्रयत्न करता था, जिससे इसकी शोभा हमेशा बढ़े और कोई भी आसपास इसके समक्ष पहुंच ना पाए। गद्दी पर अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए उसने घोषणा की कि वो विख्यात ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज है। अपने कुलीन रक्त का पक्ष सिद्ध करने के लिए बलबन ने खुद को तुर्क अमीरों के हितों के रक्षक के रूप में पेश किया। इतिहासकार बर्नी उसके विषय में कहता है कि बलबन कहता था कि अगर कोई भी उसे नीच कुल में उत्पन्न हुए अगर कोई व्यक्ति उसे दिखता है तो उसकी आंखों में अंगारा फूटने लगता है और वो क्रोध के मारे उसका हाथ उसे मारने के लिए तलवार पर चला जाता है। तो ये शब्द, ये पंक्ति इस बात का घोतक है कि किस प्रकार बलबन जो था वो निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों से घृणा करता था, उसे पसंद नहीं करता था और वो अपने कुलीन रक्त का कितना बड़ा हिमायती था, कितना बड़ा पक्षधर था। बलबन वो पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैंने इसका जिक्र किया कि वो राजत्व को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। उसकी धारणा इसके अन्य शासकों के एकदम विपरीत थी। वो इसको लेके बहुत ज़्यादा सेंटर में इसको रखता था कि इसके साथ कोई भी 19-20 नहीं होना चाहिए। उसने राजत्व को न्यायबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त, जिसे हम अगर हिंदू सिद्धांत में देखें तो दैवीय सिद्धांत के नाम से सुशोभित किया जाता है, उसी प्रकार न्यायबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त, यानी राजा को ईश्वर स्वयं चुनते हैं, उसे स्वयं बनाते हैं, तो इसमें कोई भी अन्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और राजा को चिल्ले हिलाई ईश्वर की छाया कहाँ है। बलबन ने मद्यपान का निषेध कर दिया था। वो बहुत ही कड़े नियमों का पालन करने वाला, बहुत ही कठोर प्रकृति का वो व्यक्ति था। बलबन ने फारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज को भारत में प्रारंभ किया तथा सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में वहीं की फारसी परंपरा सजदा, जिसको घुटनों के बल पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पैबोश यानी पेट के बल पर लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना प्रथाएं प्रारंभ की थीं। ये सब फारसी परंपराएं थी जिनको प्रारंभ करने का श्रेय बलबन को दिया जाता है, क्योंकि वो अपने को विख्यात ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज समझता था। अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए बलबन ने 40 दल, मैंने इसका जिक्र किया था कि आने वाले समय में बलबन किस प्रकार इस 40 दल को समाप्त करेगा। तो दल व नायब का पद पूर्णतः समाप्त कर दिया। जिसने उसको इतना महत्व दिया, जिसने उसको इतना बढ़ाया, उस पद व उस दल को पूर्णतः समाप्त कर स्वयं को राज्य की परिस्थितियों से परिचित रखने के लिए उसने गुप्तचर प्रणाली पर प्रारंभ की। और गुप्तचरों को उस समय बरीस कहा जाता था। वो गुप्तचरों को बहुत ही महत्व देता था, क्योंकि हर प्रकार की सूचना उसे उन्हीं लोगों से प्राप्त होती थी। दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बने मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना का संगठन किया और उसे इस प्रयोजन में उसने सैन्य विभाग उसकी स्थापना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उसने सर्वप्रथम कितने गुलाम
गुलाम वंश में या दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग या दीवान अर्ज कहते हैं उसे का पुनर्गठन किया। विरोधियों एवं लुटेरों से अपने राज्य की रक्षा के लिए बलबन ने रक्त व लौ की नीति अपनाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न हमेशा हर जगह जिक्र होता है कि रक्त व लौ की नीति किसने अपनाई थी, तो वो बलबन ने अपनाई थी। और इसके अंतर्गत लुटेरों का दूर तक पीछा कर उनकी हत्या कर दी जाती है। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। उसने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। बलबन ने बदायूं के आसपास के क्षेत्रों में राजपूतों के गढ़ों को नष्ट कर दिया। और आगे की चीज़ें किस प्रकार हुई, जो कुछ और उसके संबंधित फैक्ट हैं, उसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। परवर्ती सुल्तानों किस प्रकार ये गुलाम वंश का खात्मा होता है, इसके विषय में भी हम कल पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत